तो हम कह रहे कि लीव्स क्यों नहीं जनरली पहुंचा सकते ऑक्सीजन। तो अगर बड़े पेड़ की बात करें, कोई बड़ा पेड़ है बहुत बड़ा, जैसे कि सिकोया सिम्परविनस, वो प्लांट 120 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और उसके रूट्स को ऑक्सीजन पहुंचाना है, सपोज उसके स्टेम को पहुंचाना है, तो सोचो कि कितना डिस्टेंस कट करना होगा। ये लीव्स से ऑक्सीजन को स्टेम तक लाना है और रूट तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जनरली ऑक्सीजन है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है, और जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो एकदम स्लो प्रोसीजर है, क्योंकि डिफ्यूजन जनरली एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करती, क्योंकि डिफ्यूजन काफ़ी स्लो है और वो एटीपी को बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन बेस्ड नहीं है, और अल्टीमेटली हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो यहाँ सिचुएशन ये होगी कि ऑक्सीजन लीव्स में बनेगा, सॉरी एब्जॉर्ब होगा एटमॉस्फेयर से, एंटर होगा, पर उसे नीचे की तरफ टूवर्ड्स द रूट और स्टेम पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसके पीछे रीज़न ही यही है कि डिफ्यूजन ऑक्सीजन में जो होगा वो एक्सट्रीमली स्लो होगा। तो हो सकता है कि बड़े प्लांट और बल्की प्लांट्स हो, उसमें तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, छोटे छोटे ग्रास है एकदम, जो फ्यू मिलीमीटर सेंटीमीटर के होते हैं, ऐसे प्लांट्स में पॉसिबल है, पर बड़े प्लांट्स का क्या? इसीलिए प्लांट्स में हर एक पार्ट अपना अपना ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो खुद ही देख लेता है, इसलिए वो डिपेंडेंट कभी नहीं रहते, क्योंकि लीव से कब ऑक्सीजन आएगा तब तक तो स्टेम और रूट्स के सेल मर जाएंगे। इतने डिस्टेंस तक पानी पहुंचाना भी मुश्किल है ऊपर, 120 मीटर बहुत बड़ी हाइट हो गई, और डिफ्यूजन तो बहुत स्लो प्रोसेस है, इतनी बड़ी हाइट वो क्रॉस नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन। इसीलिए प्लांट का हर एक पार्ट अपने अपने हिसाब से अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। तो देखो मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर, खास करके लीव्स में बात करें, तो लीव्स में क्या होता है कि लिविंग सेल्स जो प्लांट की सरफेस होती है उसके काफी क्लोज रहते हैं। सर हाँ, सर ऐसा क्यों होता है कि विंटर में मोस्ट प्रोबेबली प्लांट्स वो सूख जाते हैं? सारे प्लांट्स का होते हैं, जैसे जो प्लांट्स एडेप्टेड है उस एनवायरनमेंट में वो तो रहते ही है। मोस्टली ऑटम जब आएगी तब उनके लीव्स गिर जाते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म नहीं, रहता है। सूख जाते हैं विंटर में। जैसे कि तुलसी है, वो सब है ना, सूख जाते हैं। अब जो प्लांट्स एडेप्टेड नहीं है लो टेम्परेचर में रहने के लिए, अगर उनको ज्यादा ठंडी मिलेगी तो टेम्परेचर की इफेक्ट उनके ग्रोथ पे होगी। और वीट की बात करें तो विंटर उसे ज्यादा सुटेबल है, विंटर में फ्लावर ही तब आएंगे जब ज्यादा ठंडी हो, आप उसे ग्रो ही नहीं करवा सकते समर टाइम में। विंटर को ज्यादा पसंद है विंटर टाइम, सॉरी वीट को ज्यादा पसंद है विंटर टाइम, तो वीट है उसका ग्रोथ विंटर में ही पॉसिबल है। तो जो प्लांट जैसे एडेप्टेड है उस सिनारियो में, उस कंडीशन में वो बेटरली रह सकता है। और फ्लावरिंग प्रोसीजर है वो समर में ही आ सकती है, मैंगो को ज्यादा हाई टेम्परेचर पसंद है। ओके। तो लीव लीव का स्ट्रक्चर है ना वो फ्लैट है, और जितना स्ट्रक्चर फ्लैट होगा उतना बड़ा फायदा ये होता है कि उसके सेल्स सरफेस के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। जितना सरफेस से नजदीक रहेंगे उतनी लाइट भी ज्यादा मिलेगी, और साथ साथ में स्टोमेटा नजदीक होगा तो उससे ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए वो ऑलवेज ट्राई करते हैं कि अपने सरफेस से बहुत क्लोज रहे, जिससे जो चीज अंदर आ रही है वो उसे बेटर अमाउंट में मिले। पर लीव्स में ये चीज पॉसिबल है, बाकी सारे पार्ट में नहीं हो सकता। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो स्टेम में कैसे होती है? तो स्टेम कैसे करता है? तो स्टेम के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं ना, उनका थीन लेयर बार्क के बीनीथ प्रेजेंट होता है। कहाँ? तो जो हमें यहाँ दिख रहा है ये बार्क है, इसके जस्ट नीचे जो सेल लेयर होगा वो लिविंग होगा, और उन जो लिविंग लेयर के सेल्स हैं वहां तक हमें पहुंचाना है ऑक्सीजन, और वो पहुंचाने के लिए लेंटी सेल्स हैं। लीव्स में स्टोमेटा थे और स्टेम में लेंटी सेल्स होते हैं ऐसे। इन क्रैक्स में से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, ये ऑक्सीजन को अंदर ले जाने की क्रैक है, और इसके जस्ट नीचे सेल का लिविंग लेयर है,
वहां तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से स्टेम के जो सेल्स है उन्हें भी ऑक्सीजन मिल जाता है। पर अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन ले, ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन है, तो उसका जो ये इंटरनल हिस्सा होता है ये मरा हुआ होता है। तो अगर स्टेम बहुत मोटा है, वुडी है, तो उसका मोस्टली ये इंटीरियर हिस्सा डेड होता है। और क्योंकि वो डेड है तो उसे आपको ऑक्सीजन पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डेड इसलिए हुआ क्योंकि उसे मैकेनिकल सपोर्ट देना था। अगर वो डेड नहीं होता तो वो इतना मजबूत नहीं बन पाता, तो ये पेड़ अपने ही वेट की वजह से टूट के नीचे गिर जाता। इसलिए सेंटर एरिया ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। उसके ड्राई होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाई हो जाती है, क्योंकि वाटर लेवल कम हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और स्ट्रेंथ भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। इसलिए ये सारी प्रोसेस करनी पड़ी। तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दी जो प्लांट सेल्स हैं वो ऑलवेज ट्राई करते हैं कि वो हवा के कांटेक्ट में रहे, क्योंकि उसे एयर से ही ऑक्सीजन मिलेगा। तो एयर का ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में ले सके, इसलिए वो ऑलवेज ट्राई करते हैं कि वो सरफेस के जितने नज़दीक हो सके उतना नज़दीक रहे। और बाकी क्या करेंगे? और कहते हैं कि और एक चीज़ भी होती है कि जिससे उनको बेटर ऑक्सीजन मिले। सेल सेल का अरेंजमेंट लूज़ पैकिंग दिखाता है, जैसे खास करके पैरेंकाइमा। ये पैरेंकाइमा के सेल्स हैं और उनका अटैचमेंट काफ़ी लूज़ है, क्योंकि देखो वो अपने बीच में कितनी स्पेस छोड़ रहे हैं। जैसे ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है। ये देखो अपने बीच में कितनी सारी स्पेस को छोड़ रहे हैं। ये सारी जो स्पेस है, ये सारी स्पेस है। सेल सेल के बीच में ये बहुत बड़ी स्पेसिस है। तो इतनी सारी स्पेस है। ये स्पेस की वजह से क्या फ़ायदा होता है कि ये स्पेस के ज़रिए इनको ऑक्सीजन ईज़िली मिल जाता है। ये टाइटली अटैच होते हैं ना, तो फिर शायद ऑक्सीजन आगे ट्रैवल करके सारे सेल्स तक नहीं पहुँच पाता। इन स्पेस के ज़रिए एक नेटवर्क बनता है इंटरकनेक्टेड। ये एक एयर स्पेस का नेटवर्क है और इसी एयर स्पेस की नेटवर्क की वजह से, स्पेस की वजह से ऑक्सीजन ईज़िली हर एक सेल तक पहुँच पाता है। ये अरेंजमेंट ही ऐसा करवाया गया कि जिससे ऑक्सीजन हर एक सेल को मिले। तो अब कर रहे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का इक्वेशन क्या कहता है। तो एंड प्रोडक्ट आपको पता है कि ग्लूकोज अगर कंप्लीटली ब्रेक हो तो उससे एंड प्रोडक्ट ये बनती है CO2 H2O एटीपी और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती हैं। ये एटीपी मोलेक्यूल का फॉर्मूला है और ये हम जानते हैं। जनरली एनिमल्स और ह्यूमंस इस प्रोसीजर को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करते हैं, जहां ऑक्सीजन मोलेक्यूल हमें रिक्वायर है क्योंकि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6CO2 6H2O और एटीपी और हीट दो प्रोड्यूस करता है। एनर्जी जो है वो दो फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। प्योर एनर्जी में से कुछ एनर्जी, खास करके मेजोरिटी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और बची एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होगी। ग्लूकोज के बॉन्ड को तोड़ने से जो एनर्जी मिली है वो एटीपी और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसीजर है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एक मल्टी स्टेप प्रोसीजर है और उसके पीछे रीजन ही यही था कि अगर मल्टी स्टेप नहीं करते तो एक ही सिंगल रिएक्शन में शॉर्ट टाइम में इतनी सारी एनर्जी निकलती कि जिसे एटीपी में कन्वर्ट कर पाना मुश्किल होता और मेजोरिटी एनर्जी हीट में उड़ जाती और हमारा मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए हमने इस प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर उसकी बनी प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल में घुसेगी और क्रेब्स साइकिल के एंड होते होते आपका ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा। इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए आपको दो प्रोसीजर करनी पड़ेगी, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स।
पर इस दोनों प्रोसीजर में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिसे आपको फर्दर ईटीएस में ले जाना पड़ेगा, तो उससे अलग से आपको एटीपी मिलेगा। तो 3 स्टेप में हम डिवाइड करेंगे। वैसे ये मल्टी स्टेप प्रोसीजर में 3 बहुत बड़ी-बड़ी प्रोसीजर्स हैं। हर एक प्रोसीजर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप है टोटल, 10 स्टेप। पर मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो, और वो ये है। हम एक-एक करके समझेंगे। तो अब आप लोग वापस से रिजॉइन करो क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो गया। सर 4:15 तक ही लेक्चर रखोगे ना? हाँ, ठीक है, चलो।